नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग हाई स्कूल का विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में हम लोगों ने जो विज्ञान का आपका दूसरा चैप्टर है वह क्या है, केमिस्ट्री का है। हमने उसमें स्टार्ट किया था अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था, उदासीनीकरण क्रिया पढ़ा था, अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं, ठीक है, लवण कैसे बनते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि कुछ लवण लिया था, इसके बाद हम लोगों ने एक टेबल बनाया था। उस टेबल में हमने पहले लवण का नाम लिखा था, इसके बाद उसका रासायनिक सूत्र लिखा था। फिर दूसरे कॉलम में हम लोगों ने लिखा था कि कौन सा अम्ल किस क्षारक के साथ क्रिया करता है तो हमें वह पर्टिकुलर लवण प्राप्त होता है। यह सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके, अम्ल और क्षार के। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया करके आप लोग बिना स्किप किए हुए, बिना छोड़े हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री की जान जो बेस होता है वही केमिस्ट्री का जान होता है। बेस कहां से आपका आएगा, यही हाई स्कूल के जो आपको 5 चैप्टर दिए गए हैं यही आपका बेस तैयार करेंगे। यदि आपको इंटर में भी साइंस साइड पढ़ना है, आगे बीएससी वगैरह करना है या मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है या किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो आपको आपके लिए ये क्या है, केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना इसके आप लोग नहीं जा पाएंगे। खास करके तो बायो वाले एकदम से समझ ही लें, बिना इसके कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है गंधीय सूचक। क्या है, गंधीय सूचक, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सूचक की इंग्लिश होती है इंडिकेटर और गंधीय का मतलब ऑल्फैक्टरी। देखिए, एक क्रेनियल नर्व होती है आप लोगों के अंदर, 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती है, उसमें से होती है एक ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, जो है क्या करती है, गंध के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो कुत्ते जो होते हैं जिसमें घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती है, ठीक है, कुत्तों वगैरह में, तो उनमें यही ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत ही डेवलप होता है। ठीक है, और हम लोगों में भी ऑल्फैक्टरी जो नर्व होता है वह पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो तो बायो का है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर पे आप लोगों को बताया था इंडिकेटर या सूचक के बारे में, ठीक है, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि रंग जो बदल दे विलयन का, जो सॉल्यूशन का रंग बदल दे, वही तो इंडिकेटर है। अम्लीय विलयन में कुछ और कलर का, क्षारीय विलयन में कुछ और कलर का, ठीक है, जैसे आप फिनोल्फथालीन वगैरह ले रहे थे तो वो सब आपका क्या है, फिनोल्फथालीन आपका इंडिकेटर ही तो है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे आपका जो रंग बदलने वाले इंडिकेटर होते थे, सूचक होते थे, उसी प्रकार से आपका कुछ गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक क्या होते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में इनका जो गंध होता है वह अलग अलग होता है। मतलब अम्लीय माध्यम में अगर क्रिया कराएंगे तो कुछ और गंध देगा, वही पदार्थ का आप जब क्षारीय माध्यम से क्रिया कराएंगे तो कुछ और गंध देगा, एक विशेष प्रकार का गंध देता है। बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक देते हैं। हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा भी है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न गंध देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे समझिएगा, आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल लिखा गया, एक क्रियाकलाप लिखा गया, उसमें बताया गया है कि आप क्या ले लीजिए, प्याज ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए, प्याज ले लीजिए। अब भैया प्याज तो ऐसे रहता है ना, इसमें ढेर सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है प्याज का, ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ इस प्रकार का, ये आपका क्या हो गया, प्याज हो गया। कोई एक सूखी प्याज ले लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, पहले छील लीजिए, छीलने के बाद इसको जो है काट दीजिए खूब महीन महीन टुकड़े में, खूब महीन महीन टुकड़े में क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए। किसको, प्याज को आपको काटना है महीन महीन टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। जब आपने इस प्याज को क्या किया, काट दिया, तो आप लीजिए सूती कपड़ा। क्या लीजिए, टुकड़ा जो है सूती कपड़ा लीजिए, और यह साफ होना चाहिए कपड़ा आपका। ठीक है, और इस कपड़े में क्या करिए, इस प्याज को उठा करके डाल दीजिए। जो कटा हुआ आपका प्याज है इसी कपड़े में क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए। ठीक है, इसी में डाल दीजिए। अब इसको इसके बाद फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको क्या कर दीजिए, एक पॉलीथीन में
बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक पॉलीथीन में बांध दीजिए। अभी तक यह आपका क्या था? प्याज था, ठीक। यह आपका कटा प्याज है। क्या है? कटा प्याज। यह आपका कपड़ा था और यह आपका क्या है? पॉलीथीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया? जो आपने कपड़े में प्याज लपेटा था कटा हुआ, उसको क्या किया? एक पॉलीथीन में बांध दिया और बांध करके क्या कर दीजिए? फ्रिज में रख दीजिए। कहाँ रखना है इसको? फ्रिज में। बात समझ में आई? इसको क्या कर दीजिए? फ्रिज में रख दीजिए। अब क्या करिए? अगले दिन इसको जो है निकालिए। एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप इसको क्या करिए? फ्रिज से निकालिए। निकालने के बाद क्या करिए? प्याज को यहां से हटा दीजिए। क्या करिए? प्याज को हटा दीजिए। अब आपको क्या बचता है? सिर्फ आपको ये कपड़े का टुकड़ा मिलता है। इस कपड़े के टुकड़े को 2 पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में कपड़े को, टुकड़े को, ठीक। अब इस कपड़े को, टुकड़े का आप क्या करेंगे? इस पर एक बार जो है कपड़े की क्रिया तनु, या जिसे आप लोग बोलते हैं डाइल्यूट HCl, ये क्या आपका अम्ल है, इससे कराइए। एक बार इसकी क्रिया किससे कराएंगे? तनु NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे? तनु NaOH। कैसे कराएंगे? इस कपड़े पर प्रयोगशाला में क्या करिए? 2-4 बूंद जो है तनु HCl डाल दीजिए और इस पे 2-4 बूंद जो है NaOH डाल दीजिए। बात समझ में आई? तो एक विशेष प्रकार की गंध निकलेगी, जिसी से आप क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। अच्छा, दूसरा आपका दिया गया है बुक में, तनु वैनिला लेते हैं। क्या लेते हैं? तनु वैनिला और लौंग का, तनु वैनिला लेते हैं और लौंग का तेल लेते हैं। ऑलिव ऑयल इसको आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल आप लीजिए। वैनिला तनु, ठीक है, तनु वैनिला और ऑलिव ऑयल या लौंग का तेल लीजिए। फिर इसको क्या करिए? लौंग के तेल को, ठीक है, और तनु वैनिला को लीजिए और 2 परख नली लीजिए। परख नली का मतलब टेस्ट ट्यूब। क्या मतलब? टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। कितना? 2 ले लीजिए पहले। इसमें थोड़ा सा क्या है? NaOH मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? NaOH। और इसमें क्या मिलाएंगे आप? HCl। बात समझ में आई? इसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद HCl मिला दीजिए, 2-4 बूंद इसमें क्या मिला दीजिए? NaOH मिला दीजिए। अब क्या करिए? एक बार आप तनु वैनिला लीजिए, इसमें डालिए और तनु वैनिला कहाँ डालिए? HCl। मतलब जिस परख नली में, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH ले रखा है, उसी टेस्ट ट्यूब में आप एक बार वैनिला डालिए और एक बार HCl में वैनिला डालिए, ठीक है। और दोबारा से फिर यही क्रिया जो है आप, यही क्रिया एक परख नली में फिर से लीजिए, ठीक है। एक बार यहाँ पर NaOH, क्या लेंगे आप? NaOH। यहाँ पर क्या लेंगे? HCl की 2-4 से बूंदे ले लीजिए। अब लौंग ऑयल को इसमें डालिए, एक बार लौंग ऑयल को इसमें डालिए। बात समझ में आई? जब आप यह प्रक्रिया करेंगे, अब दोनों को सूंघिए और उसमें जो अंतर हो उसको स्पष्ट करिए। तो जो इसमें जो स्मेल आएगी दोनों में, इसमें दोनों में वह अलग अलग स्मेल होगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा गंधीय सूचक होता है वह गंध के आधार पर क्या होता है? हमें सूचना प्रदान करता है कि जो हमारा पदार्थ है, जो हम ले रहे हैं, वह कैसा है? अम्लीय अथवा क्षारीय है। इतनी बात उम्मीद करते हैं अभी तक आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे आपका है अम्ल तथा क्षार की धातु से क्रिया। चलिए देखते हैं कि धातु से क्रिया किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अम्ल तथा क्षार, क्षारक की धातु से क्रिया। इसमें क्या होता है? जो आपका अम्ल होता है वह क्या करता है? धातु से क्रिया करता है और इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या कर देता है? अपनी अभिक्रिया से बाहर कर देता है या विस्थापित कर देता है। मतलब
अम्ल क्षार सॉरी अम्ल जो है धातु से क्रिया करेगा और इसके बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देता है। जैसे आप लोग लीजिएगा एक जो है धातु प्लस अम्ल, ठीक है, और जब ये रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा क्या, लवण बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बात समझ में आई भैया? तो आपका जो है जब यह अभिक्रिया होगी तो इसमें जो है इस प्रकार से एक रिएक्शन होगी। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं। आपने मान लिया कि कोई धातु ले लिया क्या, Na, और अम्ल क्या लिया, HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया आपने कराई तो यहां से आपका जो है देखिए, मान लीजिए HCl को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Na जो होगा वह Cl से क्रिया कर लेगा, ठीक, और जब Cl से क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, Na क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। प्लस में आपका हमने पहले ही बताया हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकालेगा। जब हाइड्रोजन गैस के रूप में निकालेगा इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2HCl होगा। अगर यहाँ पर 2HCl इसका मतलब 2Na भी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर होगा 2NaCl प्लस H2। ओके, तो इस प्रकार से आपका धातु जो होता है किससे क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्रिया करता है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, NaOH की जिंक के साथ क्रिया। क्या, NaOH की क्रिया, NaOH की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, जिंक से कराते हैं। जब NaOH की क्रिया जिंक से कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट, जिसे आप लोग बोलते हैं Na2ZO2, Na2ZNO2, ठीक है, Na2ZNO2 प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार से आपका अम्लता क्षारक की धातु के साथ क्रिया चलती है। अगला आपका रिएक्शन क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है। किसके साथ, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इस रिएक्शन में। चलिए दोस्तों, हम लोग अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया किससे कराएंगे, आपके अम्ल से कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया NaHCl से करा देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्या, आपका धातु कार्बोनेट ही तो है भैया, ये आपका धातु है कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, HCl से करा रहे हैं। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से होगा तो आपका बनेगा क्या, NaCl बनेगा, और साथ ही साथ में क्या बन जाएगा आपका, NaCl बनेगा प्लस CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जब धातु कार्बोनेट ने HCl से क्रिया किया तो आपका बनाया क्या, NaCl, और क्या बनाया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ, साथ ही साथ क्या मुक्त हो रहा है, जल मुक्त हो रहा है। बहुत तेज बाहर पानी बरस रहा है भैया, बहुत ही तेज पानी बरस रहा है, ठीक है, अचानक से अभी बारिश होने लगी। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। चलिए दोस्तों, हमारी दूसरी अभिक्रिया है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराना है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब आपने लिख लिया NaHCO3, ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी क्रिया HCl से करा दे रहे हैं। HCl क्या आपका अम्ल है, यह आपका धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी क्रिया जब आप लोग इससे कराएंगे, HCl से या अम्ल से कराएंगे, तो आपको मिलेगा ये Cl, ये हमने मिलकर बना लिया क्या, NaCl, समझ में आई। और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और इसका H और इसका O, ठीक है, मिल करके क्या बना लेगा,
H2O बना लेगा। क्या बना लेगा भैया? H2O बना लेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से क्रिया करके यह क्या दे रहा है आपको? लवण दे रहा है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा है। तो जो प्राप्त ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है उसको चूने के पानी से क्रिया करा दीजिए। किससे? इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? चूने का पानी। इसकी क्रिया जब आप लोग इस जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित कराएंगे, किसमें? चूने के पानी। ये आपका क्या है? चूने के पानी में प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर भाई उपरोक्त रिएक्शन में आपने क्या प्राप्त किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राप्त CO2 को प्रवाहित कराने पर, मतलब होकर के इससे गुजारने को कहते हैं प्रवाहित कराना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका चूने का पानी है इससे CO2 की क्रिया होती है तो बनाता है CaCO3। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। और साथ साथ में क्या हो जाएगा? H2O आपका जल जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, यह तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया गया। अब अगर हम अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, क्या ले लें? अधिक मात्रा ले लें। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लें कार्बन डाइऑक्साइड और उससे जो है चूने के पानी को प्रवाहित किया जाए तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा? आइए देखते हैं। तो ये CO2 है, CO2। अब यहाँ पर एक्सेस लिख लीजिएगा। एक्सेस का मतलब अधिकता में, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो आपका बनेगा वो बनेगा क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। चलिए CaHCO3 का होल ट्वाइस। बात समझ में आई? CaHCO3 का होल ट्वाइस। यह भी आपको एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा। यह भी आपको यह प्रेसिपिटेट के, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सफेद अवच्छेद के रूप में यह मिल रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, सफेद अवच्छेद के रूप में, जिसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यह क्या मिलेगा? एक्वस फॉर्म में। कैसे एक्वस फॉर्म में? जो आपका यह है यह जल में घुलनशील है, जल में घुलित अवस्था में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जल में घुलित अवस्था में। ठीक है, जल में घुलित अवस्था में। बात समझ में आई? जब आप एक्सेस कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड की क्रिया का एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको यह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आपका धातु कार्बन तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बना रहा है? लवण बना रहा है, साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी। अब इसके आगे अगला रिएक्शन देखते हैं। हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की आपस में अभिक्रिया। तो यह रिएक्शन आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हमने बताया था कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, साथ साथ आपका जल निकलता है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है इसके बारे में। अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस में जल। ठीक है, जैसे आपकी क्रिया एक हमने रिएक्शन बता दी थी आपको पिछले वीडियो में, यदि आप याद आ रहा हो आपको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर आपको मिल रहा था NaCl और प्लस में आपका वाटर निकल रहा था। तो ये आपका लवण, यह जल, यह अम्ल, यह क्षार। ठीक है, तो आपको हमने पहले ही बता दिया था इसके बारे में। और इसी अभिक्रिया को आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते थे।
ठीक है। अच्छा, अगला है आपका अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब धातु के ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? जब अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, धातु के ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तो भी हमें लवण और जल ही प्राप्त होता है। क्या मिलता है? लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे आपका जो है यह कोई है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। यही तो आपका क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। वही कैल्शियम क्या है? आपका धातु है और ये ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? HCl से करा लेते हैं। किससे करा लेते हैं? HCl से करा लेते हैं। ये क्या आपका अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं? अम्ल के साथ क्रिया, तो धात्विक ऑक्साइड हो गया आपका और ये आपका अम्ल हो गया। जब आपस में क्रिया करेंगे तो यह भी लवण और जल ही बनाएंगे। तो आपका बन जाएगा CaCl2 प्लस में आपका H2O। इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड या जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या आपका? लवण प्लस में जल। बात समझ में आई दोस्तों? तो यह हो गया आपका अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। अगला है आपका क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। किसके साथ? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया। तो देखिए, क्षारक के साथ आपको किसकी क्रिया करानी? अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया करानी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका क्या है? क्षारक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ क्या लेते हैं? अधात्विक ऑक्साइड लेना है आपको, तो CO2 ले लीजिए। यह क्या आपका? अधात्विक ऑक्साइड है। क्या भैया? आपका अधात्विक ऑक्साइड है। और आपको पता है कि जब आपका क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? लवण और जल पुनः बनेगा। तो क्या इसमें बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाएगी तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्षारक की क्रिया जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो फिर लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल गया आपको? लवण मिल गया और ये आपको क्या मिल गया? जल मिल गया। बात समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार से आपके जो है ये रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। अब अगला है आपका, इसी में अगला हेडिंग है अम्ल तथा क्षारकों में समानताएं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे आपका अम्ल तथा क्षारकों में समानताएं पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ अम्ल तथा क्षारकों में समानताएं के साथ साथ जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक में क्या होता है। अच्छा, ये चीज तो हमने आपको पिछले लेक्चर पे ही बता दी थी। जलीय विलयन में डालने पर अम्ल क्या बनाते हैं? H3O पॉजिटिव आयन, या जिसे आप लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते थे, या तो H+ आयन में बदल जाते थे। और आपके क्षार क्या बनाते थे? OH- आयन बनाते थे। तो जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार का जो है क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और आप लोग पढ़ेंगे, कब? नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। अम्ल तथा क्षारक के विलयन की प्रबलता, अम्ल तथा क्षारक के विलयन की प्रबलता आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अम्ल तथा क्षारक के विलयन की प्रबलता, के विलयन की प्रबलता, ठीक है। तो इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी में आपका आएगा क्या? पीएच मान, जो हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ठीक है। तो पीएच मान वगैरह पढ़ेंगे, किस प्रकार से अम्ल का पीएच डिसाइड करते हैं, किस प्रकार से क्षार का पीएच डिसाइड करते हैं, जो न्यूट्रल आपके पदार्थ होते हैं उनका पीएच कितना होता है, पीएच वैल्यू होती क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट